कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आ गई हूँ मैं आज अपनी नेक्स्ट वीडियो को लेकर। देखिए आज हम कर रहे हैं इसमें बजटरी कंट्रोल की एडवांटेजेस। सबसे पहले देखिए एडवांटेजेस क्या करती है, यानी कि जो उसके लाभ हैं वो कैसे होते हैं, उसके उद्देश्य के अकॉर्डिंग वो कैसे उसके जो एडवांटेज है उनको फुलफिल करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, हमें क्या अचीव करना है एट द एंड पॉइंट पे। जैसे कहता है अंडर बजटरी कंट्रोल एवरी डिपार्टमेंट इज गिवन अ टारगेट टू बी अचीव्ड, द एफर्ट्स आर मेड टू अचीव द स्पेसिफिक एम। ये कहता है हर एक जो डिपार्टमेंट होता है उसको क्या दिया जाता है, एक टारगेट दिया जाता है उसको अचीव करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए, और वो क्या करता है, वो उसको ही हासिल करने के लिए स्पेसिफिक एम्स तैयार करता है। ओके, आगे कहता है रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की कॉस्ट में क्या करना, कमी करना। किस तरह से जब भी हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं। ये कहता है इन बजटरी कंट्रोल द वेरियस डिपार्टमेंट्स प्रिपेयर द बजट एंड दीज रिजल्ट्स इन रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कहता है बजटरी कंट्रोल के अंदर जो हर एक डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है, वो अपने अपने बजट को प्रिपेयर करता है, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि उनकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कम आती है। क्योंकि अगर आप किसी भी काम को बिना किसी प्रिपरेशन के करोगे तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स की वो हमारी जो कॉस्ट है वो क्या रहेगी, ज़्यादा ही रहेगी। इसलिए वो क्या करता है, वो हर एक चीज़ को पहले अच्छे से प्रिपेयर करता है, देन वो कंटिन्यू करता है। आगे कहता है मोर ओवर एवरी बिजनेस मैन ट्राइज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑप्टिमाइज ऑफ द मोर प्रॉफिटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट। ये कहता है हर एक बिजनेसमैन की यही एक सबसे बड़ी सफलता की पूंजी है, या फिर आप ये कह सकते हो कि हर कोई ट्राई करता है, कोशिश करता है क्या करने की, किसी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो क्या रहे, सबसे कम रहे, और वो ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट से क्या कर सके, प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, आगे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, वर्कर्स के बीच में भी, वर्क के बीच में भी। कहीं ऐसा ना हो कि एक जगह तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो काम चल रहा है और पिछले डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। ये कहता है द वर्किंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड एंड अ मास्टर बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये कहता है जो काम है वो क्या होता है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट का जो है पूरी कोऑर्डिनेशन से होना चाहिए, और उसके बाद क्या है, मास्टर बजट को प्रिपेयर करना चाहिए हमें। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, हमारी कोऑर्डिनेशन और हमारा कोऑपरेशन हर एक डिपार्टमेंट का अच्छे से ऑर्गेनाइज हो सकता है। देखिए अगर हमारे जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता होगा कि इतनी क्वांटिटी में हमें प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है तभी तो वो सही मात्रा में कर पाएगा, अदरवाइज़ या तो वो एक्सेस कर देगा या फिर वो कम कर देगा। इसे जो है कोऑर्डिनेशन क्या है, बहुत ज़रूरी है। आगे कहता है मैक्सिमम प्रॉफिट। ये कहता है अंडर बजटरी कंट्रोल द resources of utilized efficiently in an organization as each person is aware of his task and the best way by which it is to be performed। ये कहता है मैक्सिमम प्रॉफिट हम कब गेन कर सकते हैं, कहता है बजटरी कंट्रोल के अंदर जो हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं उनको पूरी तरह से प्रॉपर और एफिशिएंटली यूटिलाइज करके, यानी उनके बढ़िया तरीके से यूटिलाइजेशन करके। आगे कहता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक पर्सन को पता होना चाहिए कि उसका टास्क क्या है, क्या उसे परफॉर्म करना है, और उसके बाद उसको क्या है, उस टास्क को बिल्कुल अच्छे तरीके से जब वो बेस्ट वे में परफॉर्म करेगा स्टूडेंट, तभी वो क्या कर सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन कर सकता है। आगे कहता है रिड्यूस अनसर्टेनिटीज़, यानी कि अनसर्टेनिटीज़ को दूर करना, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, उस चीज़ को पहले से ही एज्यूम करके चलना और उस अनसर्टेनिटी को आने ही नहीं देना। जिससे कि ये करता है अंडर बजटरी कंट्रोल द मैनेजर आर फोर्स टू मैप आउट फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन क्लियरली, दस अनसर्टनिटी इज रिड्यूस टू मिनिमाइज। ये कहता है बजटरी कंट्रोल के अंदर जो हमारा मैनेजर होता है ना, वो पहले से ही सोच के चलता है कि ये चीज़ फ्यूचर में हो सकती है, और उसके लिए वो क्या करके चलता है, बजट को प्रिपेयर करके चलता है, और उसी अकॉर्डिंग हमारी अनसर्टनिटीज़ क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज होती है। ओके, आगे कहता है डिटरमाइनिंग वीकनेस, यानी कि कमजोरियों को पता करना, उसकी कमजोरियाँ क्या है। ये कहता है डेविएशन इन बजटेड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस विल इनेबल द determination of weak support by pinpointing responsibilities for inefficient performance. Budgetary control helps manager trace weak support early and take remedial steps। ये कहता है जो भी डेविएशंस आई बजट के अंदर उनको देख करना, उनको एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो हमने
स्टैंडर्ड की थी, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को मेज़र किया था, उनके बीच में कंपैरिजन चेक करना कि क्या है, और फिर वीक सपोर्ट्स को ढूंढना कि हाँ भाई यहाँ पे ये वर्कर अच्छे से काम नहीं कर रहा था, या फिर इस टाइम पे प्रोडक्शन हमारी मशीनरी क्या हो गई थी, ख़राब हो गई थी, हमारा प्रोडक्शन नहीं हो पाया था, तो उसको क्या करना, सही करवाना और नेक्स्ट टाइम वो चीज़ ना हो। ठीक है, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करना, पिन पॉइंट करना, किसी भी चीज़ को लूज़ नहीं छोड़ना। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ मशीन हमारी नेक्स्ट टाइम फिर ख़राब हो सकती है, नहीं, उसको साथ ही रिपेयर करवाओ, अगर फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा तो उसको क्या कर दो, एक्सचेंज कर दो। तभी हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो वीकनेसेस हैं उनको दूर कर सकते हैं। आगे कहते हैं इकोनॉमी, ये कहते हैं द प्लान ऑफ एक्सपेंडिचर विल बी सिस्टमैटिक एंड देयर विल बी इकोनॉमिक इन स्पेंडिंग। द रिसोर्सेज आर यूज्ड टू बी बेस्ट एडवांटेज, the benefit derived for the enterprise will ultimately extend to industry and then to national economy। ये कहते हैं द प्लानिंग ऑफ एक्सपेंडिचर के स्टूडेंट्स पहले से ही प्लानिंग कर लेना सिस्टमेटिक वे से कि हमारी जो इकोनॉमिक है वो क्या पता नेक्स्ट ईयर हमारा जो प्रोडक्ट है वो कॉस्टली हो जाए, इसलिए उसकी पहले से प्लानिंग करके उसको क्या करना, बेस्ट तरीके से यूटिलाइज़ करना और उसको अंदर ढालना। ठीक है, आगे कहता है एडॉप्शन ऑफ स्टैंडर्ड कोस्ट, यानी कि स्टैंडर्ड कोस्ट को क्या करना, एडोप्ट करना। ये कहता है द यूज़ ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हेल्प द एडोप्शन ऑफ स्टैंडर्ड कोस्टिंग। ये कहता है परफॉर्मेंस जो स्टैंडर्ड्स है हमारे किसके अंदर, फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, ये क्या करती है, हमारी सहायता करती है किसको, हमारे स्टैंडर्ड कोस्ट को एडोप्ट करने में, किसको लेने में। देखिए आप स्टैंडर्ड पहले से अगर मेज़र करके चलोगे कि आपकी फाइनेंशियल इतना हो सकता है, जिस स्टैंडर्ड मतलब स्टूडेंट्स पहले से एज्यूम करके चलना, और अगर आप बेसिक सी बात है एज्यूम करके चलोगे तो अगर आपकी ज़्यादा भी होगी तो बहुत कम ही ऐसा होगा कि आपकी कॉस्ट जो है ऊपर आएगी, अदरवाइज स्टैंडर्ड के इक्वल ही रहती है या फिर उससे कुछ बेटर ही रहती है। ठीक है, इसलिए क्या कहता है एडोप्शन ऑफ स्टैंडर्ड कोस्टिंग का एडोप्शन करना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा रहता है। आगे कहता है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, बेसिक सी बात देखिए स्टूडेंट्स, ये तो अगर आपको मैक्सिमाइज अपने प्रॉफिट को करना है तो आपको रिसोर्सेज को उनके एंड लेवल तक यूज़ करना पड़ेगा कि प्रॉपरली यूटिलाइज हो, ऐसा ना हो कि कुछ भी वेस्ट में जा रहा हो। ओके, आई डोंट थिंक कि इसको रीड करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, ये कहता है इफेक्टिव कंट्रोल। ये कहता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल बट अंडर इट द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द बजट एंड रेमेडियल स्टेप्स टू बी टेकन इन केस ऑफ डेविएशन। देखिए क्या कहता है, हम स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद देखेंगे कहाँ पे क्या कमी रही है, कहाँ पे हमें लॉस हुआ है, और ये चीज़ चेक करने के बाद आप इसको क्या करोगे, जो हमारी डेविएशन थी, जो हमारी कमियाँ थी, डेविएशन होता है कमियाँ, जो हमारी कमियाँ थी उनको दूर कर दोगे। ओके, आगे कहता है सक्सेसफुल प्लानिंग। ये कहता है अगर आपके देखिए स्टैंडर्ड कोस्ट जो है एक्चुअल कोस्ट से हमारी जो है ज़्यादा है तो बेसिक सी बात है हमारा क्या है, सक्सेसफुल प्लानिंग थी, यानी कि हमने सही से परफॉर्म किया है। और अगर हमारी एक्चुअल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई जा रही है तो हमारी जो प्लानिंग कुछ कमी थी। आगे कहता है देखिए पढ़ लेते हैं एक बार, बजट्स आर बेस्ड ऑन प्लान्स एंड ऑल डिपार्टमेंट्स मैनेजर्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सपेक्टेशंस फॉर देम, द एक्सटेंट ऑफ एक्सपेंडिचर दैट दे कैन इंकर एंड लेट डाउन इन द budget along with the expected profit of their department. The departmental manager their utmost effort to achieve the target and thus much help to obtain the success of the plans। ये कहता है जो भी आप प्लान बनाते हो, सभी डिपार्टमेंटल मैनेजर या फिर प्लान बनाते हैं उनको क्या करना, एक एक्सपेक्टेशंस दे देना कि हमारे लास्ट जो है इतना प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए, और उस एक्सटेंट के द्वारा फिर वो उसको क्या करना, अपनी जो बजट प्रिपेयर करना किया है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करना। जब हमारा टारगेट अचीव हो जाता है तो बेसिक से हमारी क्या थी कि हमारी प्लानिंग जो थी वो सक्सेस रही और हमने अपने टारगेट को अचीव कर लिया। ये कहता है दस इट कैन बी सेड दैट बजटरी कंट्रोल improves प्लानिंग एड इन कोऑर्डिनेशन एंड हेल्प इन हैविंग कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल। ये कहता है कि जो बजटरी कंट्रोल है वो प्लानिंग को जो है और ज़्यादा बेहतर बनाती है, कोऑर्डिनेशन में सहायता करती है और हमारी सहायता करती है एक सही कंक्लूजन देने में। ये कहता है फर्दर बजटरी कंट्रोल मीन्स वरिंग बिफोर वर्क रेदर देन आफ्टर, इट्स की पॉइंट्स आर प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल। ये कहते हैं बजटरी कंट्रोल का मतलब है पहले ही सोच के चलना, ऐसा ना हो कि आपका लॉस हो गया फिर आप सोचो, नहीं, पहले ही एज्यूम कर लेना हर चीज़ को, उसके बाद काम करना। ओके, ये कहता है और इसके सबसे मेन पॉइंट क्या है, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है,
उसके बाद करते हैं हम लिमिटेशंस क्या क्या है इसकी, कमियाँ क्या क्या है बजटरी कंट्रोल की। फर्स्ट पॉइंट करते हैं, कहते हैं बेस्ड ऑन एस्टिमेशन। बेसिक से स्टूडेंट्स बात की हमने, अभी हम जो एडवांटेज में यही पढ़ रहे थे, ये क्या है पूरा एस्टिमेट से चलता है। पहले ये वही कहता है कि एस्टिमेशन में बेस करता है, ये कहता है बजट्स are based on estimates regard on events. The success of budget depends upon the experience and estimates. ये कहता है जो बजट है वो किस पे बेस्ड करता है, हमारे एस्टिमेशन पे बेस्ड करता है, जो हमने एज्यूम किया है, किसी भी पास्ट एक्सपीरियंस पे नहीं जो हो रहा है कम्प्लीटली उस पर डिपेंड होता है। ये कहता है दस दिस एस्टिमेशन कोज में भी फेलियर ऑफ बजटरी कंट्रोल, और कई बार यही हमें क्या करता है, फेलियर की ओर ले जाता है। कहता है कोऑपरेशन, ये कहता है द सक्सेस ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन एट द ऑपरेटिंग लेवल रिजल्ट इनटू द फेलियर ऑफ बजटरी कंट्रोल। ये कहता है इसका मेन जो है सक्सेस ही वो किस पे डिपेंड है, कि जो है हर एक लेवल पे, हर एक मैनेजर में, हर एक वर्कर में क्या हो, कोऑर्डिनेशन हो, कोऑपरेशन हो। और अगर कहीं पे भी इसकी कमी हो जाती है तो ये हमारी पूरी प्लानिंग क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, फेल हो जाती है। लाइक द टाइम इफेक्ट, ये कहते हैं द वर्ल्ड इज चेंजिंग एवरी डे, लाइक चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज क्रिएट प्रॉब्लम्स इन अचीविंग द बजटरी टारगेट। So budget need revise for their success, but this revision is a very costly affair. ये कहता है जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारा संसार है, वो क्या है, हर एक दिन उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। कभी प्राइस चेंज हो जाता है, कभी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी हर दूसरे दिन क्या करती है, पॉलिसीज़ में चेंज करती रहती है। और यही सारी चीज़ें क्या करती है, बजटरी टारगेट में हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो इसलिए कहता है, इसलिए हमें जो है बजट की जो ज़रूरत है वो क्या है, बार बार उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है एक टारगेट को अचीव करने के लिए। ओके, बट रिवीजन क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है, इसलिए कई बार ये क्या हो जाती है, हमारी बजटरी कंट्रोल फेल हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है, आगे कहता है एक्सेसिव कॉस्ट ऑफ बजटरी सिस्टम। ये कहता है ये बजटरी सिस्टम का क्या है, एक्सेसिव कोर्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कहता है to apply and implement budgetary control system successfully need heavy expenditure which may not be possible for small scale organization। ये कहता है अप्लाई करना या किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना बजटरी कंट्रोल के अंदर सक्सेसफुली, वो क्या है, वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंडिचर भरा भी है, यानी कि कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स। और कई बार ये जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे क्या नहीं हो पाता, एप्लीकेबल नहीं हो पाता। किस रीज़न से, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इस रीज़न से, इसलिए वहाँ पे भी ये क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। आगे कहता है इंटरनल डिस्प्यूट्स, कई बार क्या हो जाती है, किसी भी बिजनेस में झगड़े हो जाते हैं वर्कर्स के बीच में या फिर उनके सुपरवाइज़र के बीच में, कभी भी झगड़े हो जाते हैं। और झगड़े होने की वजह से क्या हो सकता है, हमारी जो है ये प्रोग्रामिंग फेल हो सकती है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के बिना इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है ऑपोजिशन ऑफ बजट्स। ये कहता है एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजरियल पर्सन्स आर ऑफ द व्यूज़ दैट बजटरी कंट्रोल विल रिवेल देयर एफिशिएंसी एंड इनएफिशिएंसी एट द वेरियस लेवल एंड हैंस बिकॉज ऑफ फियर ऑफ इनएफिशिएंसी दे अपोज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल। ये कहते हैं कई बार क्या होता है, जो वर्कर होते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, फिर मैनेजर की जगह पे होते हैं, वो सब क्या देखते हैं कि जो हमारी बजटरी कंट्रोल है क्या अब तो फेल हो जाए, क्या अब तो पास हो जाए। उन्हें अपने अंदर ही कमियां नज़र आने लग जाती है कि कहीं अगर ये मेरी जैसे फेल हो गया तो कहीं मेरे ऊपर ब्लेम ना आ जाए। तो इस डर की वजह से वो क्या करते हैं, इस बजटरी कंट्रोल को इम्प्लीमेंट ही नहीं करते और इसको क्या इसकी, और जो हमारे मैनेजर्स होते हैं उनको बोल देते हैं कि आप इसको इम्प्लीमेंट मत कीजिए, कोई न्यू पॉलिसी अप्लाई कीजिए। ये क्या है, इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशंस है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे बजटरी कंट्रोल की एडवांटेज और लिमिटेशंस हो गई। आगे हम इसके पढ़ लेते हैं काइंड्स ऑफ बजट। बजट के प्रकार कितने होते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, बजट के बेसिकली हमारे 4 प्रकार होते हैं और उन 4 प्रकारों को भी आगे सब डिवाइड किया गया। सबसे पहले इसने कहा अकॉर्डिंग ऑफ फंक्शंस, इनकी कार्य के आधार पर बांटा गया है। सेकंड कहता है अकॉर्डिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कि कितने वो फ्लेक्सिबल है, कितने वो चेंज हो सकते हैं, उस आधार पर बांटा गया। नेक्स्ट कहता है अकॉर्डिंग टू पीरियड, क्या उसका टाइम पीरियड रहेगा, उस बेसिस पे। आगे कहता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन इसके अंदर एप्लीकेबल है वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट ही पॉइंट करते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। ये कहता है सेल बजट। सेल बजट क्या होता है, सबसे पहले देखिए बेसिक सी बात है, हम जो है अकाउंट्स पढ़ रहे हैं,
और अकाउंट्स के अंदर हमें पता है कि बजट क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को प्रिपेयर करते हैं अपने एक टारगेट को अचीव करने के लिए। वहीं सेल बजट कि हम जो सेल करेंगे, देखिए सेल बजट भी काफ़ी प्रकार का हो सकता है। जैसे सपोज सेल बजट, सेल को किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कौन से प्रोडक्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस प्रोडक्ट के बारे में, जिस प्रोडक्ट की सेल जो है ज़्यादा है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए उसके बारे में। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं इसको। ये क्या करता है, ये कहता है अ सेल बजट इज़ एन एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेक्टेड सेल ड्यूरिंग ए बजट पीरियड। ये कहता है सेल बजट वो होता है बच्चे जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं हमारे एक्सपेक्टेड कि इतनी सेल हमारी हो ही जाएगी ड्यूरिंग दैट बजट पीरियड, जो बजट पीरियड हमने डिसाइड किया उस बजटेड पीरियड के अंदर। ये कहता है इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बजट एंड इट इज़ कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द एंटरप्राइज। देखिए ये कहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट बजट है और यही हमारे बिजनेस का क्या होता है, बैकबोन, यानी कि रीढ़ की हड्डी है। क्या है रीढ़ की हड्डी, सेल बजट। ठीक है, ये कहता है अ सेल बजट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑन विच अदर बजट्स आर बेस्ड। ये कहता है सेल बजट सबसे पहला पॉइंट है और इसके बाद ही बाकी पॉइंट्स क्या होते हैं, इसके ऊपर बेस करते हैं, इसी के ऊपर निर्भर करते हैं। ये कहता है इन सेल्स बजट एक्सपेक्टेड सेल्स आर एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटी एज वेल एज इन वैल्यू। ए सेल्स मैनेजर इज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग सेल्स बजट। फ्लो फैक्टर शुड बी टेकन इनटू द अकाउंट व्हाइल प्रिपेयरिंग द सेल्स बजट। ये कहता है जो एक सेल्स बजट है ना स्टूडेंट्स, वो एक्सपेक्टेड होता है किससे, कि सेल्स जो है हमारी किन किन चीज़ों में एक्सप्रेस की जाएगी, क्वांटिटी के बेसिस पे और साथ ही साथ उसकी वैल्यू क्या है उस बेसिस पे। ये कहता है जो एक सेल मैनेजर होता है ना, उसी की सारी जिम्मेदारी होती है किस चीज़ की, सेल बजट को प्रिपेयर करने की। ये कहता है आगे इसने फंक्शन दिए हुए हैं, इन फंक्शंस के अकॉर्डिंग ही वो क्या करता है, वो अपनी सेल्स को प्रिपेयर करता है। देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट इसने कहा पास सेल फिगर एंड फैक्ट्स। वो सबसे पहले मेजर करेगा कि पास्ट ईयर में कितनी थी और उससे अकॉर्डिंग ही वो अपनी न्यू बनाएगा। आगे कहता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि कितना उसके पास रॉ मटेरियल कच्चा माल अभी भी अवेलेबल है, अभी भी उसके पास है, उस बेसिस पे। आगे कहता है सीजनल इन्फ्लुएंस, सीजनल फ्लक्चुएशंस, यानी कि जैसे ही मौसम चेंज होगा प्रोडक्ट की डिमांड भी चेंज हो जाएगी। क्योंकि सपोज स्टूडेंट्स कपड़े की किसी की शॉप है, तो अगर वो गर्मी है तो गर्मी कपड़े प्रेफर करेगा, सर्दी है सर्दी के प्रेफर करेगा। वैसे ही सीज़न चेंज होते ही हमारी डिमांड भी करती है, फ्लक्चुएट हो जाती है, चेंज होती है। आगे कहता है प्लांट कैपेसिटी। प्लांट कैपेसिटी मीन स्टूडेंट जो वो चीज़ प्रोड्यूस करेगा, मतलब बनाएगा, उसके लिए उसको जो प्लांट चाहिए उसकी कितनी उसके पास कैपेसिटी है, यानी कि कितने अमाउंट में वो उसको ले सकता है, उस चीज़ का बजट प्रिपेयर करना। नेक्स्ट होता है स्टेट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। सबसे इम्पोर्टेंट कंपटीशन को जज करना। अगर आप यही नहीं देख पा रहे हो कि आपका कंपटीशन कितना है, तो आप कभी भी उसको अचीव कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, आगे क्या करता है, नेक्स्ट करता है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। कंपटीशन तो देख लिया, ऐसा ना हो कि किसी और की जो है कीमत जो है 1 लाख है और हमारे पास सिर्फ 50,000 है, हम उसकी बराबरी करने चले जाएंगे तो बेसिक सी बात है वो तो कर नहीं पाएंगे, ऊपर से जो है उसको भी गंवा देंगे। इसीलिए ये कहता है सबसे पहले ये देखो भाई कि तुम्हारे पास फाइनेंस कितना है, कितना पैसा है, फिर कंटिन्यू करो। ठीक है, आगे तक गवर्नमेंट पॉलिसीज़, यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है। ये ना गवर्नमेंट तो कह रही है कि आपको ये बेचना है GST 5% लगाकर, CGST 6% लगाकर, और आप उसको बिना CGST और GST के बेच रहे हो, वहाँ पे भी आप लॉस गेन करोगे। ओके, आगे कहता है सेलिंग प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स की चेक करो कि सेलिंग प्राइस क्या है और उनकी क्या है क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट की, और उसके अंदर कुछ ना कुछ आप क्वालिटी को भी इंक्रीज़ करने की कोशिश करो और जो प्राइस है उसको डिक्रीज़ करने की कोशिश करोगे, तभी आपकी सेल बजट बन पाएगा। आगे कहता है डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। मार्केट में अपने प्रोडक्ट को डेवलप भी तो करना है, फैलाना भी तो है, तो उसके लिए आपको किस किस जो है एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, बैनर चाहिए होगा या TV मीडिया के द्वारा होगा। ठीक है, इन सभी चीज़ों का कौन एस्टिमेशन लगाता है, हमारा सेल्स मैनेजर, और वही इन चीज़ों को जज करके क्या करता है, अपना सेल बजट प्रिपेयर करता है। आगे कहता है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ सेल बजट। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें किससे मिलती है, सेल बजट से। कि सेल का टारगेट क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ सेल इन डिफरेंट एरियाज़, कौन से एरिया में कितनी सेल होगी, व्हाट एफर्ट शुड बी मेड फॉर इंक्रीज सेल इन न्यू एरिया, नए एरिया में आप सेल को बढ़ाने के लिए क्या एफर्ट कर पा रहे हो, और हाउ मच अमाउंट इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सेल, और सेल को इंक्रीज़ करने के लिए आपको कितने पैसे की ज़रूरत होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें क्या करनी है, हमें जज करके चलनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये हमारा कहता है प्रोडक्शन बजट।
कि आपका प्रोडक्शन बजट क्या है। देखिए जो सेल्स बजट पड़ा था, अब प्रोडक्शन कर लेते हैं। सेल वही चीज़ करोगे जो प्रोड्यूस करोगे, तो प्रोडक्शन भी देख लेते हैं। ये कहता है प्रोडक्शन बजट इज़ ए फोरकास्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर ए बजट पीरियड। ये कहता है जो हमारा प्रोडक्शन बजट है वो क्या है, वो एक फोरकास्ट है, यानी कि पहले से उसका अनुमान लगाना है प्रोडक्शन का, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इट फॉर ए बजट पीरियड। बजट पीरियड के अंदर क्या करना, उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एस्टिमेशन लगाना। ये कहता है अ प्रोडक्शन मैनेजर इज़ मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग प्रोडक्शन बजट। देखिए सेल बजट बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, सेल मैनेजर। वैसे ही प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा प्रोडक्शन मैनेजर। आगे कहता है प्रोडक्शन बजट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल बजट। सेल बजट जितना होगा उस हिसाब से हम प्रोडक्शन बजट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितना सेल की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग तो प्रोड्यूस करोगे, तो इसलिए सेल बजट के ऊपर हमारा क्या निर्भर करता है, प्रोडक्शन बजट। आगे कहता है, ये कहता है द सेल बजट प्रेजेंट डिमांड वाइल द प्रोडक्शन बजट मेक एडिक्वेट अरेंजमेंट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ हिज डिमांड। ये कहता है जो सेल बजट है वो उसकी प्रेजेंट डिमांड को बताता है, और उसी अकॉर्डिंग जो हमारा प्रोडक्शन बजट है वो क्या करता है, उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए एक सही मात्रा में प्रोडक्ट को प्रिपेयर करता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस बजट इज़ टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट एट द मिनिमम कॉस्ट। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि वो प्रोडक्शन को क्या करे, सबसे कम से कम कॉस्ट पर प्रिपेयर करे। ये कहता है द प्रॉपर प्रोडक्शन प्लानिंग इज़ एसेंशियल फॉर प्रिपेयरिंग द प्रोडक्शन बजट। ये कहता है एक बढ़िया सी प्लानिंग होनी चाहिए उसको क्या करने के लिए, हमारे प्रोडक्शन बजट को अचीव करने के लिए। ये कहता है द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी टेकन इनटू अकाउंट वाइल प्रिपेयरिंग बजट। ये कुछ फैक्टर्स है स्टूडेंट को आपको साथ लेके चलना होता है। फर्स्ट इसने क्या कहा, ऑप्टिमम प्लांट कैपिटल यूटिलाइजेशन, यानी कि जो भी आप प्लांट ले रहे हो उससे क्या करना है, सही तरीके से यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट कहता है अवॉइडेंस ऑफ बोटल नेक ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल एंड लेबर। आपको हर चीज़ को क्या है, बोटल नेक यानी कि बोतल के अंतिम सिरा जो होता है ना, उसके हिसाब से उसको यूज़ करना है, हर एक मटेरियल को भी, लेबर को भी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है की फैक्टर्स। इसके की फैक्टर्स को लेके चलो कि आपका कौन सा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा अच्छा है, और उसी को और बेहतर बनाओ ताकि जो है लोग उसको परचेज़ करें, और साथ में ही दूसरों को ये बताए कि देखो भाई पहले ये ऐसा था, अब इसमें इतना इम्प्रूव हो गया और कॉस्ट फिर भी इतनी है। ठीक है, वो चीज़। आगे कहता है क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी में कितना चेंज आया है उस अकॉर्डिंग। आगे कहता है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एंड एस्टिमेटेड सेल। ओपनिंग स्टॉक को देखो कितना है, क्लोजिंग स्टॉक को देखो कितना है, और फिर एस्टिमेटेड सेल को देखो कितना है। ओके। आगे कहता है अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, कि आपके पास फिजिकल रिसोर्सेज कितनी है, कितने ह्यूमन बीइंग है आपके पास काम करने के लिए, उस चीज़ को पूरा देखो, जज करो। एक एग्जांपल दिया है, देखो इसमें प्रोडक्शन उसका देख लेते हैं। इसने स्टॉक ली, इसने प्रोडक्ट लिए 3 A, B और C, उनकी यूनिट्स लिया। आगे कहते हैं स्टॉक, यानी कि उसके पास कितना माल है। देखिए यूनिट ए का उसके पास है 5000, बी का है 10,000 और सी का है उसके पास 15,000। इसने ऐड कर दिया इसके अंदर, क्या ऐड कर दिया, बजटेड सेल, कि सेल का जो बजट से प्रिपेयर करता है वो ऐड कर दिया। यूनिट ए का कितना था 50,000, बी का ये कहता है 60,000 और सी का ये कहता है 70,000। ये कहता है एस्टिमेटेड स्टॉक इन 1 जून सॉरी पहले इनको ऐड कर देते हैं। उसको ये कहता है 1 जनवरी को इसका एस्टिमेटेड स्टॉक कितना होगा। इसने कहा 4,000 है मेरे पास 6,000 है और मेरे पास 8,000 है। तो देखिए स्टॉक कितना है, तो क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है, यानी कि जा रहा है। तो अभी लास्ट उसके पास प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट कितनी बची, क्योंकि देखिए इतनी उसने मांगी थी, डिमांड करी, फिर उतनी उसके पास है, पहले से ही अवेलेबल है, तो अब उसको जितनी चाहिए उतनी वो प्रोडक्शन कर लेगा। ठीक है, ये था स्टूडेंट्स हमारा प्रोडक्शन का बजट प्रिपेयर करना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे चल पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मटेरियल बजट। देखिए स्टूडेंट अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा, मैं एक दिन आपको स्पेशली इसके सारे प्रैक्टिकल करवा दूँगी। ओके, अभी हम हमारे थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। ये कहता है मटेरियल बजट। मटेरियल के बारे में तो प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रोडक्शन देख लिया, बट अब प्रोडक्शन किसकी सहायता से करोगे तो सामान से ही। अब उस सामान के बारे में ये कहता है मटेरियल बजट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल के बेसिस पे हमें उसको क्या करना पड़ेगा, मटेरियल बजट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। दिस बजट डिपेंड्स अपॉन सेल एंड प्रोडक्शन बजट। ये कम्प्लीटली दोनों पे डिपेंड करेगा, किस किस पे, सेल और प्रोडक्शन पे। ये कहता है द मटेरियल आर परचेज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट।
जो मटेरियल है वो क्या करेगा, वो परचेज़ करेगा किसके, उसके ज़रूरत के हिसाब से, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से ही वो क्या करेगा, सामान को परचेज़ करेगा। ये कहते हैं द नंबर ऑफ़ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल विल बी गिवन इन द फिगर ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट। ये कहता है जो भी नंबर ऑफ़ यूनिट्स को प्रोड्यूस करेगा वो उसको मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल के साथ, उसके अकॉर्डिंग उसको फिगर देख के मटेरियल की जितनी ज़रूरत है उस अकॉर्डिंग उसको जज करेगा। ये कहता है द यूनिट ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय द रेट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल विल गिव अ फिगर ऑफ मटेरियल कॉस्ट। देखिए इसने कहा टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड कैसे निकालेगा, वो करेगा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट के हिसाब से उसको कितने मटेरियल की ज़रूरत है वो देखेगा और उसकी मल्टीप्लाई कर देगा बजटेड आउटपुट के साथ, कितना बजटेड आउटपुट है उसके साथ। ये कहता है मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालेगा, यूनिट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, जितने मटेरियल की उसको ज़रूरत है, और उसके बाद उसका प्राइस क्या है, रेट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, इस अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, उसका मटेरियल बजट प्रिपेयर करेगा। आगे कहता है लेबर बजट। द लेबर रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट इज़ नोन एज अ डायरेक्ट लेबर एंड लेबर विच कैन नॉट बी स्पेसिफाइड विद प्रोडक्शन इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट लेबर। ये कहता है लेबर जो है दो प्रकार की बांटी है स्टूडेंट्स इसने। ये कहता है लेबर रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जिसको बनाने के लिए जिस लेबर की, यानी कि प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए लेबर की ज़रूरत होती है, वो तो होती है हमारी डायरेक्ट लेबर। ये कहता है जो डायरेक्ट लेबर नहीं होती, जैसे कि देखिए डायरेक्ट लेबर तो वो स्टूडेंट जैसे कोई घर बना रहा है, जो मिस्त्री है वो उसका डायरेक्ट लेबर हो गया। इनडायरेक्ट लेबर कौन होगा, जैसे कि कहीं किसी शॉप से आपने सामान मंगवाया, वो सब सामान को शॉप से लेके आपके घर तक पहुंचाएगा, वो हो गया हमारी इनडायरेक्ट लेबर, क्योंकि उसको डायरेक्टली हमने अपॉइंट नहीं किया, ठीक है, वो हो गई हमारी इनडायरेक्ट लेबर। ये कहता है लेबर बजट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर मेकिंग पॉसिबल द कॉन्टिन्यूस अवेलेबल ऑफ लेबर फॉर अटेनिंग द प्रोडक्शन टारगेट के अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, लेबर बजट को प्रिपेयर करता है। ये कहता है दिस बजट इज़ यूजफुल फॉर एंटिसिपेटिंग लेबर टाइम रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि वो लेबर को टाइम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, जज करता है। कहता है लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू लेबर हावर मल्टीप्लाई में रेट ऑफ पे पर हावर, यानी कितने हावर जो है कितने घंटे लेबर ने काम किया उसको मल्टीप्लाई कर देगा कि एक हावर में उसको कितना पे कर रहा है उस हिसाब से। ओके स्टूडेंट्स, ये कहता है इज़ प्रिपेयर्ड फॉर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये कहता है नंबर एंड टाइप्स ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड, कितने वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी, रेट ऑफ रेम्यूनरेशन, कितना उसको रेम्यूनरेशन पे करेगा, कितने टाइम के लिए उसकी ज़रूरत है वो चीज़। उसके बाद देखिएगा टाइम एंड कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, इनके पहले देखिए कई बार जो है ऐसा भी तो होता है कि जिनको हमने अपॉइंट किया उनको मशीनें ही चलानी नहीं आती, तो उनको जो है कितनी टाइम की ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, उसके अंदर जो खर्चा आएगा, आएगा तो द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी रिक्वायर्ड मोर इन द ईयर, इतने कितने वर्कर्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी उसको एक साल से ज़्यादा के लिए। ये सब जजमेंट लगा के ही वो क्या करेगा, लेबर बजट प्रिपेयर करेगा। आएगा था प्लांट बजट। ये कहता है इन बिग एंटरप्राइज वेयर प्लांट्स आर वैल्यूएबल एंड मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीनरी preparation of plant budget become essential. Plant budget prepared for the following information। ये कहता है कुछ ही बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें प्लांट की जरूरत है। प्लांट क्या होता है स्टूडेंट्स, एक जगह जहाँ पे वो किसी चीज़ को प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। ये कहता है जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है जिनके अंदर मतलब बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उनकी ज़रूरत होती है, उसी के अंदर सिर्फ प्लांट बजट हमारा प्रिपेयर किया जाता है। ये कहता है और ये उसको पूरा असेंशियल वे से प्रिपेयर किया जाएगा, कितने टाइम के लिए आपको चाहिए वो सारी चीज़ें जज करके, ठीक है। इसने कहा डिपार्टमेंट वाइज द नंबर ऑफ़ मशीन, कितने डिपार्टमेंट है उस अकॉर्डिंग नंबर ऑफ़ मशीन्स कितनी होगी, ओरिजिनल कॉस्ट क्या होगी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन या करंट वैल्यू क्या है मशीन की, वो सब जज करके लगाया जाएगा। कहता है वर्क फॉर विच ईच मशीन इज़ टू बी यूज्ड, यानी कि कौन कौन सी मशीन जो यूज़ की गई है उसको जज करके। नीड टू परचेज़ न्यू मशीन, नई मशीन जो परचेज़ करनी पड़ेगी उसको पूरा जज करके। उसके बाद रिमेनिंग लाइफ ऑफ मशीन, मशीन की जो लाइफ बची है स्टूडेंट्स उसको भी फुल जजमेंट करके ही हमारा प्लांट बजट क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। क्योंकि प्लांट बजट स्टूडेंट्स बड़ी ऐसी चीज़ों के लिए होता है जो मतलब एक लंबे टाइम के लिए चलती है, जैसे हमारी बड़ी बड़ी मशीनरी हो गई या आपने कोई लैंड लीज़ पे ली है, उन सभी चीज़ों का होता है प्लांट बजट। ओके, आगे है ओवरहेड बजट। देखिए ओवरहेड क्या होता है, ओवरहेड यानी कि जिसके हम एजप्शन नहीं करते, वो बस एक्सेस हो जाता है, हमारी एजप्शन से जो है एक्सेस हो जाता है, वो होती है ओवरहेड चीज़ें।
जैसे कि इसने कहा ओवरहेड बजट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, हम उनको चाहते भी नहीं है बट वो हो जाते हैं, बट वो किससे रिलेटेड होते हैं, प्रोडक्शन से, वो होते हैं ओवरहेड। जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल, किसी चीज़ की ज़रूरत हमें पहले नहीं थी, बाद में अचानक से पड़ गई, जैसे कोई मशीन ख़राब हो गई, उसका एक बोल्ट नट था पहले सही था, अब एकदम से उसको जंग लग गया, अब वो यूज़ नहीं हो रहा है, तो हमें न्यू बोल्ट नट की ज़रूरत होगी, तो वो हमारा एक इनडायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट लेबर, कोई लेबर था पहले कम में काम कर रहा था, अचानक से उसको हार्ट अटैक आ गया, तो उसकी जगह से नया भेजा, वो ज़्यादा डिमांड कर रहा है, इनडायरेक्ट लेबर हो गया। एंड अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और भी ऐसे बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स। ये कहते हैं दिस बजट इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स, आगे भी इसको कई भागों में बांटा गया। जैसे इसने कहा फैक्ट्री ओवरहेड बजट, यानी कि फैक्ट्री में भी ओवरहेड बजट हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, सेल ओवरहेड बजट भी हो सकता है, और आगे क्या कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बजट भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, यानी किसी भी चीज़ के रिसर्च करने के लिए, उस चीज़ को डेवलप करने के लिए उसका जो बजट है वो चीज़। ओके, इसने कहा इट इज़ लॉन्ग टर्म बजट, ये एक लंबे समय के लिए होता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, न्यू टेक्निक को, न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए होता है। ये कहता है ये सब एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे करंट रिसर्च प्रोग्राम से भी कई बार क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर क्या करते हैं, अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, जो हमारी पुरानी चीज़ें थी उसको और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं। आगे तक कैश बजट, यानी कि कैश बजट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेशन ऑफ कैश पोजीशन फॉर द बजट पीरियड। ये कहता है जो कैश बजट है उसको एस्टिमेट किया जाता है किसके अंदर, कैश पोजीशन के अंदर बजट पीरियड में। ये कहता है इट इज़ प्लान फॉर एस्टिमेशन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश, कैश में कितने रिसीप्ट्स हुई, कितनी पेमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या है बजट पीरियड के लिए प्रिपेयर की जाती है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी टाइम पीरियड, इसको हम किसी भी समय क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, आगे कहता है कैश रिसिप्ट आइटम, कैश रिसिप्ट आइटम कौन कौन से होते हैं, कैश सेल, क्रेडिट सेल, हैविंग regard to credit collection policy, interest, dividend, and the amount received on shares and debenture, bank loan, and amount of tax refund, rent receivables, ये सब इसके अंदर अप्लाइड होता है। ओके, ये कहते हैं जो हमारा कैश पेमेंट होता है, यानी कि कैश के अंदर ही पेमेंट होनी चाहिए, कैश परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट मेड ऑफ सप्लायर्स, यानी कि जो भी पेमेंट आप कैश में करोगे वो कैश पेमेंट पीरियड के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, आगे कहते हैं दिस मेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट इज़, मेन क्या क्या पॉइंट है, सबसे पहले रिसिप्टेंस एंड पेमेंट मेथड, एडजस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, और क्या कहता है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। आगे कहता है रिसिप्टेंस एंड पेमेंट मेथड, इन दिस मेथड एस्टिमेटेड कैश रिसिप्टेंस एंड पेमेंट्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, कैश रिसिप्टेंस एंड कैश पेमेंट्स वी हैव डिस्कस्ड अर्ली। ये कहता है इसके अंदर हम कैश रिसिप्ट्स और पेमेंट्स की बात करते हैं, और जो हम पहले पढ़ ही चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये हमारे चैप्टर का लास्ट पॉइंट है मास्टर बजट। मास्टर बजट क्या होता है वो पढ़ लेते हैं, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे। ओके, कर लेते हैं इसका मास्टर बजट हमारा क्या होता है। ये कहता है अ मास्टर बजट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द बिजनेस एज अ होल कंबाइनिंग ऑल द बजट फॉर अ पीरियड इनटू दिस बजट। इट इज़ समरी ऑफ ऑल सब्सिडरी फंक्शनल बजट। ठीक है, prepared by the concerned. Before preparing the master budget, it is necessary to prepare sale budget, purchase budget, cash budget, production budget, overhead budget, all. And ये कहता है all budgets are incorporated into the master budget which will be approved by the top management and put into action. ये कहता है मास्टर बजट बनाने से पहले आपको सारे बजट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, सेल बजट, ओवरहेड बजट, प्रोडक्शन बजट, कैश बजट, ये सब बजट बनाने के बाद ही क्या होता है हमारा मास्टर बजट बनता है स्टूडेंट्स। यानी कि मास्टर बजट जो होता है ना इन सारे बजट से क्या होता है एक समरी होता है। ये कहता है जो मास्टर बजट होता है वही टॉप मैनेजर जो होता है इन सबको अप्रूव करता है, तभी हमारा बाकी सारे बजट्स क्या है अच्छे से काम कर पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये मैटर अच्छा लगा हो तो स्टूडेंट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल्स को। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।